आज मैंने अपना फ्रिज साफ़ किया है और मैं फ्रिज एकदम सिंपल तरीके से क्लीन भी करती हूँ और सिंपल तरीके से अरेंज भी करती हूँ। आपको भी मैं दिखाती हूँ क्योंकि बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे तामझाम मैंने करके देख लिए हैं। जब बच्चे नहीं थे, फिर एक बच्चा हुआ, तब तक तो मैं तामझाम करती थी कि ये वाला सोल्यूशन से क्लीन कर रही हूँ और ये वाली बास्केट लगा दी फ्रिज में, ऐसे अरेंज कर दिया, यहाँ पर एक सेक्शन है, यहाँ पर एक सेक्शन है, ऐसा वैसा बहुत सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन। बट जब से 2 बच्चे हुए हैं और मेरी भी उम्र बढ़ रही है, तो तब से क्या है कि लगता है कि ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जितना फटाफट में मैनेज हो जाए वो मेरे को लगता है ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। तो फ्रिज मेरा एकदम सिंपल सा है, चलिए आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए, मैंने अपना जो है आज फ्रिज है वो क्लीन कर लिया है। दूर से दिखाती हूँ आपको। तो ये इस तरह से मेरा फ्रिज जो है वो ऑर्गेनाइज्ड आपको दिख रहा होगा। सब कुछ मैंने धो करके और फिर पोंछ करके वापस से लगा दिया है। इधर से भी सब पोंछ पाछ के रीअरेंज कर दिया है। सब कुछ काफ़ी अच्छे से चमक रहा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि रखते रखते क्या होता है ना कि जो भी चीज़ें हम रखते हैं, अदरक वगैरह या जो, तो उनके पार्टिकल्स निकलते हैं, तो वो सब इकट्ठे होने लग जाते हैं इस तरीके से। तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स किए नहीं हैं, सिंपल ईजी गो, क्योंकि कितना भी सजा धजा के रखो अल्टीमेटली इसी अवतार में आ जाता है मेरा फ्रिज। क्योंकि बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रही हूँ। अभी क्या सब्ज़ी भी खाली हो चुकी है, तो मुझे सब्ज़ी लाना है, आज जाऊँगी नहीं तो कल जाऊँगी जैसा भी। तो तब इसीलिए मैंने सोचा कि क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा सामान कंज्यूम हो चुका है। ऊपर का मैंने अभी क्लीन नहीं किया है, ये अभी थोड़ा सा है कि इसको क्लीन करना है, बट रहेगा ये सिमिलर टाइप से ही। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मैं तामझाम नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने करके देख लिया, वो मेरे साथ तो वर्क नहीं करता है। तो इसको पोछा पाछी करना है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, एक बार में से ज़रूरी नहीं है कि पूरा सब कुछ एक साथ ही क्लीन कर लूँ, तो ऐसे कर लेती हूँ। तो ये इस तरीके से मैंने फ्रिज क्लीन कर लिया। सिंपल मैंने पानी से पोंछ दिया था, इसको निकाल करके मैंने वॉश कर लिए थे। सारी प्लेट्स जो थी इनको निकाल के मैंने वॉश कर लिया, पोंछ करके वापस लगा दिया है, और बाकी कोई कपड़े से वाइप कर दिया है मैंने। तो ये इस तरीके से क्लीन हो गया है। आज बहुत दिन से मैं सोची थी करने का कि फ्रिज यहाँ पूरे में स्पॉट लगे हुए थे। सुबह तो मेरा दिमाग ख़राब था, तो मैंने काम में ही लगी, मैं शूट नहीं कर पाई। वरना नचिकेत क्या करता है कि ना फ्रिज में से मलाई निकाल लेता है जब भी, एक तो भूख लगती रहती है, क्योंकि वो इतनी एनर्जी वेस्ट करता है ना कि इधर उधर भागता रहता है, तो उसको कुछ ना कुछ ऐसे मतलब चाहिए होता है। तो वो खाना तो ढंग से खाना पसंद करता नहीं कि बैठ के रोटी सब्जी दाल चावल अच्छे से खा ले ताकि भूख ना लगे, वो तो उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है। बट ऐसे बीच बीच में छोटी मोटी चीज़ें जो वो चलते फिरते खा सकता हो, उसकी भूख से दिन रात लगती रहती है। तो मूंगफली हो गया, चना हो गया, ये सब वो खा लेता है, बट कितना ही खाएगा। तो वो क्या करता है, कुछ समझ नहीं आता, तो फ्रिज खोलता है। फ्रिज में जैसे अनार मैंने छील के रखे, आपने देखा होगा अभी, तो वो रखा है, तो वो खा लेगा। जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक उसे भूख लगती रहेगी। बट कभी क्या होता है कि कुछ नहीं है, या फिर सामने दूध की भगोनी दिख गई उसको, तो दूध के ऊपर जो मलाई रहती है, भाई साहब पूरी मलाई खाते हैं और उंगली से, हाथ से, बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए। और वो जब खाते हैं तो नीचे ड्रिप होता है, तो नीचे भी पैर से, हाथ से, पता नहीं कैसे वो पोछा लगा देता है। मतलब वो पूरा जो मलाई एक जगह गिरी थी उसको फैला देता है पूरे में। उसके बाद वो गंदे हाथ से फ्रिज बंद करता है, तो फ्रिज में गंदा होता था, तो फिर फ्रिज को भी ऐसे पोंछ देता है। तो वो क्या होता है, चलते फिरते ऐसे तो दिखता नहीं है, बट कभी कभी लाइट रिफ्लेक्शन जब पड़ती है तब दिखता है कि अरे ये तो इतना गंदा हो गया है। तो अभी मुझे पता चला कि ये भाई साहब, क्योंकि बार बार ऐसा होता जा रहा था, तब मुझे समझ में आया कि एक दिन मैंने इसे पकड़ लिया कि ऐसे खा रहा था, तब फिर मुझे समझ में आया कि ये गंदा ये करता है, क्योंकि समझ ही नहीं आता था कैसे गंदा हो गया, क्या हो गया। और क्या वो फ्रिज के नीचे वाला स्पेस इतना क्लीन तो होता नहीं है वहाँ पर जाकर के हाथ में कि रोबो उसमें जा रहा है या फिर मेरा ध्यान उसमें जा रहा है। तो जब मैं फ्रिज खोलूँ तो पूछा, वहाँ पर तो हुआ नहीं है, और वहाँ पर वो किच 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 अजीब सी हो रखी है। तो ये करता है मेरा बेटा। तो समझ नहीं आता कहाँ कहाँ से उसको रोका जाए। चीज़ का ब्लॉक, वो जो स्लाइस वाली चीज़ मैंने खरीदी थी, तो अभी मैंने क्या शेदर चीज़ खरीदी थी, वो प्रोसेस्ड वाली नहीं। नॉर्मली जो स्लाइसेस आती हैं वो प्रोसेस्ड होती हैं, तो वो सही नहीं रहती हैं, तो मैंने शेदर वाली खरीदी थी। एक भी स्लाइस नहीं बची है गाइस। मैंने सिर्फ 2 स्लाइस यूज़ की रही थी सैंडविच बनाने के लिए, उसके बाद सारी स्लाइसेस रखी हुई थी। ये भाई साहब डेली निकाल करके जब इनका मन करता है ये खा लेते हैं और उठा के रख देते हैं, और समझ नहीं आता है। तो ये मतलब जो हम लोगों ने कन्हैया की स्टोरीज़ में देखा ना, छुप छुप के खाने वाली चीज़ें, वो ये करता है मेरा बेटा। इसकी वजह से बहुत सारा गंदगी इधर उधर होती रहती है, बाद में पता चलता है, उसको पता नहीं चलता है। तो बहुत सारा बोल दिया मैंने। एनीवेज, तो आज मैं क्या करने वाली हूँ वो आपको दिखाती हूँ। ये मैंने दूध खरीदा है, तो ये नॉर्मल बफेलो मिल्क मैंने खरीदा मतलब मंगवाया है। तो ये जो है आप डिफरेंस देख सकते हैं, इसको भी यहाँ रख देती हूँ। सो ये है काऊ मिल्क और ये है बफेलो मिल्क। तो ये 1 लीटर है और 1 लीटर, दोनों 1-1 लीटर है। तो इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, पनीर बनाने वाली हूँ। तो आप लोगों के साथ मैंने अभी पनीर मेकर शेयर किया था लास्ट वीडियो में, जो मैंने हॉल शेयर किया है उसमें। तो ये पनीर मेकर में आज पनीर बनाऊँगी, क्योंकि मुझे पालक पनीर
या फिर कुछ पनीर की सब्ज़ी बनानी भी है, सब्जियाँ भी ख़त्म ही हो गई हैं, और नॉर्मल ये दूध बच्चों के पीने के लिए या फिर चाय वगैरह के लिए जिसके लिए, तो ये वाला, क्योंकि ना इसमें थोड़ा फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। तो पनीर फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो आइडिया नहीं है मुझे भी, तो मुझे लगा बफेलो का ही नॉर्मल जो आता है मिल्क उसी से बनाते हैं, तो क्या थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्या है। उसके बाद फिर 1 लीटर है, तो अभी मैंने देखा नहीं है कि कितना निकलता है, मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। निकाल लेती हूँ, खा लेती हूँ, बट अब क्योंकि ब्लॉक में बनेगा तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि 1 लीटर दूध में कितना पनीर हमारा निकलता है। वो ब्लॉक देख के मैं आइडिया लगा लूँगी, आई बॉलिंग ही करूँगी, एग्जैक्ट तो क्या ही पता चलेगा मुझे, बट आई बॉलिंग करके आपको बताती हूँ, आप भी देख लेना। तो अभी बस जा रही हूँ, फ्रेशन अप होके आती हूँ, पहले मैं चेंज वेंज करके नहा के मतलब, और उसके बाद फिर हम आगे की प्रोसेस करते हैं। ये झाड़ू का काम तो सुबह हो चुका था, मैंने सुबह ही अपने जो हमारा रोबो है उसको बोल दिया था, कर दिया था उसने, बट अभी फ्रिज साफ़ किया तो उसमें से कुछ कड़ी पत्ता और ये सब कुछ गिरा है, तो अभी एक बार फिर से उसको चला देती हूँ तो वो साफ़ कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पनीर बनाने का प्रोसेस। तो उसके लिए मैं फ्रिज में से निकाल ले रही हूँ लेमन। तो लेमन को मैंने अच्छे से वॉश करके इस तरीके से ग्लास बॉटल में स्टोर कर लिया है, सो दैट कि ये ख़राब ना हो। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया है, और दूध अब एक तरफ रख दूँगी मैं बॉईल होने के लिए। तो ये मैंने पैकेट से सीधा ही निकाला है, प्री बॉइल्ड मिल्क नहीं है। मैंने 1 लीटर पूरा इसके लिए दूध जो है वो मंगाया था। तो अब उसको मैंने रख दिया है अच्छे से, वो जब तक बॉईल होगा तब तक मैं दूसरी चीज़ें अपना कर लूँगी, क्योंकि शूट करते हैं ना तो 5 मिनट का काम 15 मिनट में होता है। तो शूट करते टाइम में ये मीनवाइल अच्छे से देख सकते हो आप बॉईल हो गया है। वैसे ये जो मिल्क रहता है ना वो ऑलरेडी बॉइल्ड रहता है, थोड़ा पॉइस्चराइज्ड रहता है, तो इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है, एक बॉईल होने से भी काम हो जाएगा। तो पनीर मेकर मैंने अच्छे से वॉश करके डिश वॉशर में ही वॉश कर लिया था, और उसको फिर निकाल लिया है पोंछ पाछ के यूज़ करने के लिए। अब यहाँ पर मैं 1 लेमन ले रही हूँ और उसको इस स्क्वीज़र से स्क्वीज़ कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इसको स्क्वीज़ करना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ क्या होता है इसमें जो जूस है ना उसमें कड़वाहट आ जाती है, जो लेमन का पील है उसकी। तो इसीलिए 2 बार प्रेस करती हूँ, जितना आ गया बस उतना हो गया। उसके बाद उसमें पानी डाल के थोड़ा उसको डाइल्यूट कर दिया, और पहले 1-2 चम्मच से डाला, जैसे ही दूध जो है वो कर्डल होने लगा तब फिर मैंने पूरा इसमें जो बाकी का लेमन जूस था वो डाल दिया है। तो आप विनेगर से भी इसको फाड़ सकते हैं दूध को, वो भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है, बट मुझे पर्सनली विनेगर की फ्लेवर और फ्रेग्रेंस दोनों ही बहुत इरिटेट करती है, मतलब मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं विनेगर का भी यूज़ नहीं करती हूँ। और उसमें क्या होता है, ये जो पानी है ना इसके अंदर भी विनेगर आ जाता है, तो मेरे से ये पानी भी यूज़ नहीं किया जाएगा। और ये पानी जो है पनीर बनने के बाद ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन और फैट होता है, तो उसको मैं यूज़ करूँगी, एक भी ड्रॉप वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। तो पहले मैंने इस तरीके से एक छन्नी की हेल्प से पनीर जो है वो अलग कर लिया था, डायरेक्टली इसमें डाल दिया था पनीर मेकर के अंदर, और थोड़ा सा उसको मैं वॉश कर ले रही हूँ, क्योंकि लेमन का जो खटास होगी वो पनीर के अंदर आ जाती है। तो मैंने वैसे मैं करती नहीं हूँ, बट क्योंकि मैं प्रॉपर वीडियो बना रही हूँ इसलिए करके दिखा रही हूँ। तो पानी से मैंने थोड़ा सा वॉश कर लिया, और वो पानी भी मैंने अपने ये जो वे वाटर है उसके अंदर रख लिया है। अब जो पनीर मेकर है इसके ऊपर कुछ भारी सा रखने से प्रॉपर जो पनीर है वो सेट हो जाता है, शेप में आ जाता है। तो मेरे पास कुछ ज़्यादा भारी नहीं था, ये मेरे पास ग्लास बॉटल में मिर्च का अचार मैंने बनाया था, वो मैंने यहाँ पर रख दिया इसके ऊपर। तो अब ये वे वाटर ठंडा हो गया, इसको मैं ग्लास बॉटल में डाल करके फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। और इसके अंदर क्योंकि हमने लेमन यूज़ किया था तो एक नेचुरल खटास आएगी, जो कि सब्ज़ी, दाल, करी, किसी भी चीज़ में आप डाल रहे हो, आटा लगाने में डाल रहे हो, तो एक अच्छा फ्लेवर ऐड करेगी। वहीं अगर मैंने विनेगर यूज़ करके पनीर बनाया होता तो इस पानी में खुशबू और टेस्ट आ जाता विनेगर का, फिर आप इसे किसी भी रेसिपी में यूज़ करते तो उसमें विनेगर की स्मेल आती, जिससे जो भी रेसिपी आप बना रहे हो उसका टेस्ट चेंज हो सकता था और उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। दोस्तों ये अचार दिखाना कैसे भूल सकती हूँ, मैंने कल डाला है, बहुत टेस्टी है। इसमें क्यों मैंने डाला बताती हूँ। ये मसाला है जो मेरी मम्मी ने मुझे बना के दिया था, तो ये पूरी फुल बॉटल थी, मैंने काफ़ी सारा इसमें डाल दिया, थोड़ा और बचा लिया है, थोड़ी और मिर्ची ला करके बनाऊँगी मैं। तो ये बहुत ज़्यादा खुशबू इसकी अच्छी आ रही है। इसमें मैंने लेमन डाला है, नमक डाला है, और ये मसाला डाल दिया है। तो ये मम्मी ने बना के दिया था, अगर मैं नहीं डालती ना तो ये वेस्ट हो जाता इसी, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। मेरा तो पता नहीं मुझे इतना, लेकिन मम्मी ने जो बनाया था वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उन्होंने बड़ी बड़ी मिर्ची करके डाली थी, मैंने छोटी छोटी करके चॉपर में चॉप करके और फिर वैसे बना लिया, क्विक फिक्स। तो बड़ा बड़ा अगर मिर्ची आप करके डालते हो तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये अचार रख दिया, इंस्टेंट है, कल ही बनाया था सुबह और मैंने कल शाम को खा भी लिया, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो कोई भी बच्चों के साथ आजकल माइल्ड खाना ही बनता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना बनता नहीं है, तो फिर चटनी, अचार, इन सबसे गुजारा करना पड़ रहा है मुझे। तो इसको मैंने कल थोड़ा धूप में भी दिखा दिया था। अभी फिलहाल मैंने इसमें तेल नहीं डाला है, बट मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मम्मी ने शायद मुझे बोला था कि थोड़ा सा तेल इसमें डाल सकते हो, मस्टर्ड ऑयल, बट मेरा बहुत ही थोड़ा सा है तो इसमें ख़राब होने का कोई झंझट नहीं है, तो मैं तेल इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही इसको कंज्यूम कर लेंगे। अगर आपको इस मसाले का वो चाहिए ना तो मुझे कमेंट करना, तो मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी मम्मी से पूछ के।
तो चलिए 1-1.5 घंटे हो गए हैं और यहाँ पर पनीर जो है वो हमारा सेट हो गया है। तो वो भी हम चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर्ली सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये अच्छा चीज़ है कि इसमें ना स्क्वायर शेप में ये बन जाता है और सारे ही पार्ट मतलब रिमूवेबल हैं, तो डीमोल्ड करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। और थोड़ी मैंने हड़बड़ी कर दी थी, थोड़ा और देर मैं रखे रहने देती तो और भी अच्छे से ये सेट हो जाता। बट मुझे भी थोड़ा एक्साइटमेंट भी थी और मुझे नचिकेत के आने के पहले सारा काम फिनिश करना था। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इस पनीर का शेप आ चुका है। थोड़ा क्रम्बली दिख रहा है आपको ये, लेकिन ये काफ़ी अच्छा बन जाएगा। आगे 1-2 बार और बनाऊंगी ना तो और अच्छे से परफेक्ट बन जाएगा। काफ़ी अच्छे से स्टर्डी इसका शेप जो है वो आ गया था। मैंने बाद में इसको सब्जी वगैरह में यूज़ किया था। तो ये 1 लीटर का तो मैंने सेट किया था, बट मुझे लगता है 3-3.5 लीटर का मिल्क अगर आप फाड़ते हैं तो पनीर प्रॉपरली इसमें अच्छे से बन जाएगा, सेट हो जाएगा। और इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है और एक एयर टाइट ग्लास कंटेनर में इसे 3-4 दिन आराम से आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी सॉफ्ट पनीर बना था, तो ज़रूर से आप भी एक बार ट्राई करना। और इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट ज़रूर करें। तो दोस्तों पनीर मैंने बना लिया है, आपने देखा पनीर काफ़ी अच्छा बन गया है। मैंने थोड़ी हड़बड़ी दिखा दी है, थोड़ा और मैं इसे 1 घंटे जैसे बाहर रखती ना तो और अच्छे से सेट हो जाता वो। बट मुझे खुद भी क्यूरियोसिटी थी और वीडियो भी कंप्लीट करना था, क्योंकि अब आने वाला है नचिकेत स्कूल से, तो उसके 10 मिनट बाकी है मैक्सिमम। तो फिर क्या है कि मैं कर नहीं पाऊंगी। तो ये पनीर बन चुका है, काफ़ी अच्छे से सेट हो गया, तो सही लग रहा है, प्रेजेंटेबल हो जाता है। कुछ भी आपको रेसिपी बनानी है तो उसके हिसाब से। पनीर बहुत सॉफ्ट बना है। तो 1 लीटर दूध लिया था मैंने और मेरे ख्याल से 150-200 ग्राम पनीर निकला, उससे ज़्यादा नहीं है। चलिए अब मैं बैठती हूँ और आपको बताती हूँ अपने सप्लीमेंट्स के बारे में कि आजकल मैं कौन कौन से सप्लीमेंट्स ले रही हूँ। तो मेमोरी की कमी है मेरे पास, टाइम की कमी है मेरे पास, 5-10 मिनट बचे हैं। फटाफट से आपको बताती हूँ कि क्या सप्लीमेंट्स मैं कंज्यूम कर रही हूँ। तो कुछ चीज़ें मैंने और भी ऑर्डर की हैं, आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले दवाई का दिखा देती हूँ। तो ये मेरी ब्लड रिपोर्ट्स हैं, जो कि कुछ खास नहीं आई थी, मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में। तो ये मेरी ब्लड रिपोर्ट्स हैं। तो इसमें मेरा B12 तो ठीक आया था, बट मेरा थोड़ा हीमोग्लोबिन एंड विटामिन D जो है वो थोड़ा मेरा अफेक्टेड था। एंड उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये कलरफुल सी जो टैबलेट है, इसमें कैल्शियम विटामिन K ये है। तो मेरे लिए कैल्शियम की ज़रूरत थी, तो उन्होंने कॉम्बिनेशन में दी है। तो इसमें कैल्शियम के 2-3 कॉम्पोजिशन है और साथ में विटामिन K2 भी है। तो ये है पूरे 1 मंथ की दे रखी है उन्होंने, ये इस तरीके से मेरे पास है। और इसके बाद विटामिन D के लिए मेरे पास 2 तरीके से है। एक तो ये पाउच है जिसको आप दूध में या पानी में मिक्स करके पी सकते हैं, और उसके अलावा ये भी दिया है टैबलेट्स। तो ये एक टैबलेट आपको 1 हफ्ते में 1 बार खानी होती है, या कभी कभी ऐसा बोलते हैं डॉक्टर कि लगातार 8 दिन आप खा लो तो पूरे महीने का हो जाता है। तो उस तरीके से मेरे को वीक में 1 इन अ वीक बोला है। तो ये मेरा विटामिन D की सप्लीमेंट्स हैं। एंड उसके अलावा आयरन की भी सप्लीमेंट है, जो मैंने यहाँ शायद नहीं रखी, वो मेरे बेड के पास रखी हुई है। तो एक आयरन का भी कॉम्बिनेशन है, सो दैट कि हीमोग्लोबिन जो है वो अपना मेंटेन रहे। बट ये तो क्या है कि जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन B12 नहीं, विटामिन D वो हो गया। B12 मेरा एकदम ठीक है, तो इसलिए उसका कोई सप्लीमेंट मैं नहीं ले रही हूँ। तो ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी आप कोई भी सप्लीमेंट उठा के कि आपने देखा कि ये खा रही तो मैं भी खाने लग जाऊँ, ऐसा नहीं होता है। जो आपको रिक्वायरमेंट है आपको वही कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर कमी है तो आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो कमी पूरी हो जाएगी। बट अगर कमी नहीं है और फिर भी आप वो सप्लीमेंट कंज्यूम किए जाते हो, डायरेक्ट सप्लीमेंट, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, जो डाइट से आप लेते हो वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो और उनका एब्जॉर्प्शन भी इतना फास्ट नहीं होता, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट इस टाइप की डायरेक्ट सप्लीमेंट्स आप ले रहे हो और आपको कमी नहीं है, डेफिशिएंसी नहीं है, तो वो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी बन जाती है, मतलब वो अपना नेगेटिव इम्पैक्ट डालने लग जाती है। तो इसीलिए कभी भी सप्लीमेंट्स भी अगर आप देखेंगे ना, तो डॉक्टर या कोई भी आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि ले लो तो 6 महीने तक लगातार खाते रहो, नहीं। हमेशा मैंने तो जब भी सप्लीमेंट खाया है तो डॉक्टर बोलते हैं 1.5-2 महीने कंटिन्यू करो मैक्सिमम, अगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक है तो। और फिर आप 15 दिन का या महीने भर का गैप लीजिए, देन फिर सप्लीमेंट अगेन स्टार्ट कीजिए। कंटिन्यूसली आपको कोई चीज़ भी नहीं लेनी होती है, क्योंकि उसके फिर साइड इफेक्ट्स भी होने लग जाते हैं। तो बेटर है कि अपनी डाइट को मेंटेन करो, और सप्लीमेंट्स ज़्यादा आपको ज़रूरत है तो कंज्यूम करो, और बीच बीच में ब्रेक लेते रहो, बट डाइट से वो चीज़ कंटिन्यू कंज्यूम करते रहो। तो अब क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी आई है, मतलब हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम चल रहा है, तो मैं उसके लिए होम रेमेडी भी करने वाली हूँ। प्लस हार्मोनल इम्बैलेंस 30 के बाद में होना काफ़ी कॉमन है, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए मैं अभी भी कंज्यूम कर रही हूँ नट्स एंड सीड्स का। बट एक नई रेसिपी मैं बनाने का प्लान कर रही हूँ, जो कि अमेजिंग है उन लोगों के लिए जिनको कि आयरन डेफिशिएंसी है। मैजिकल और बहुत ही क्विक फिक्स कह सकते हैं आप उसको। तो उसके लिए मैंने मंगाया है डेसिकेटेड कोकोनट, और ये है हलीम सीड्स। ये ऑर्गेनिक है, इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि सही प्रोडक्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो है। एंड इसके अलावा ये है मेरा प्रोटीन पाउडर, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी किसी वीडियो में बात करी थी। तो मैं ऐसा नहीं सजेस्ट करती हूँ कि हर किसी को प्रोटीन पाउडर लेना मस्ट है, बट अगर आपको लगता है कि आप अपनी डाइट से मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, या
जो भी रीजंस हो जिनकी वजह से आप अब प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हो, और या किसी दिन ऐसा हुआ कि आपका दिन डिस्टर्ब रहा, आप ट्रैवल कर रहे हो, या कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, तो आपका खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ ना, मतलब आपके प्रोटीन पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उसके लिए मैंने ये लिया है। क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, कभी स्ट्रेस होता है, कभी थक जाते हैं तो खाने का मन नहीं होता, खाना बना होता है तो भी। तो उस केस में क्या होता है, ये मैं इस पर हाईली डिपेंडेंट नहीं हूँ, बट अगैन एज अ सप्लीमेंट मैं इसे कंज्यूम करती हूँ। और ये कोई क्राइम नहीं है, डोंट वरी। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप वर्कआउट नहीं, जैसे मिसकंसेप्शन ऐसा रहता है कि अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, जिम नहीं जा रहे हो, तो आपको सप्लीमेंट नहीं, ये प्रोटीन नहीं खाना है, तो ऐसा नहीं होता है। मॉडरेशन में आप ले सकते हो। अगर आपको प्रोटीन के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए ना कि ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, कितना क्या है, तो मुझे बताना, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देने से टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो इसीलिए फिलहाल मैं ये कंज्यूम कर रही हूँ। और मेरा प्लान है हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर एक वीडियो बनाने का, जिसमें कि मैं आपको रेमेडीज़ वगैरह भी बताऊँ, डाइट वगैरह भी बताऊँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताना है, क्योंकि 30 के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, और उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ होना भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो अगर आप अपने लेट 25 मतलब 20s में चले, 28 29 के एज में हो, या 30 टच कर गए हो, तो अगर तभी भी आप अपना थोड़ा सा केयर करना शुरू कर दो, थोड़े से अपनी लाइफस्टाइल एंड डाइट में चेंजेस करना शुरू कर दो, तो आगे की लाइफ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। और आप एक हैबिट बिल्डिंग होती है, इन सब चीज़ों की हैबिट आप एकदम से नहीं डाल सकते हो कि आज मुझे प्रॉब्लम हुई और मैंने हैबिट डाल ली, ऐसा नहीं हो पाता। तो इसलिए ग्रेजुअली अगर आप धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, 30 में आ गए हैं तो भी आपने स्टार्ट किया था, तो 2 ईयर्स के अंदर आप अपना एक लाइफस्टाइल, नया लाइफस्टाइल वो आप सेट कर सकते हो। एनीवेज, तो ये मेरे सप्लीमेंट्स थे जो मैं कंज्यूम कर रही हूँ, और ये था आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और भी ऐसे वीडियोस में लाने का प्लान कर रही हूँ। आपका कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है हमें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर मिनी ब्लॉग्स में शेयर करती रहती हूँ। चलिए, मिलूंगी आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।